है। ठीक है, चलिए फटाफट कमेंट कर दीजिए। चलिए, गोवर्धन महतो जी का कमेंट आ रहा, थैंक यू सो मच सर, आपकी बुक बहुत अच्छी है। भाई सोनी कुमारी, अच्छा सोनी कुमारी बोल रही हैं, बुक कैसे मिलेगा? सारे शॉप में मिल जाएगा, दुकानों में आप ढूंढिए, फोटो ले लीजिए, फोटो जा करके दिखाइए और ढूंढिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइएगा। देखिए राजकीय प्रतीकों में बात करें तो राजकीय फूल तो पलाश का फूल है ही, ठीक है। उसके अलावा राजकीय वृक्ष में आ जाता है सखुआ। एशियाई कोयल जो है राजकीय पक्षी है ना। राजकीय पक्षी जो है एशियाई कोयल है। ये राजकीय वृक्ष है झारखंड का, राजकीय वृक्ष है। ठीक, साल या सखुआ इसी को बोलते हैं साल। ओके, पलाश का फूल राजकीय पुष्प है, ब्यूटिया स्पर्मा जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया स्पर्मा। आम कोई राजकीय प्रतीक में नहीं आता है झारखंड में, ठीक है भाई, आम का कोई स्थान नहीं है झारखंड के राजकीय प्रतीक में। तो आंसर बी जिनका भी आ रहा है उन सभी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक है, जिनका भी बी आंसर आ रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए वेरी गुड। आम नहीं होगा, हालांकि अभी आम का सीजन चल रहा है, तो आप लोग आम का मजा तो ले ही रहे होंगे। अभी आम और लीची का सीजन चल रहा है, और मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, सीजनली जो फ्रूट्स होते हैं ना उसका सेवन कीजिए, बहुत बेनिफिशियल होता है वो, है ना। आम लीची का भी सीजन चल रहा है, तो इसको खाना चाहिए और बहुत ही टेस्टी भी होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, बिल्किंसनगंज या किशुनपुर झारखंड के किस शहर का पुराना नाम है ना, आसान सा सवाल है। बिल्किंसनगंज या फिर किशुनपुर किस शहर का पुराना नाम है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए फटाफट आंसर कर दीजिए सभी लोग। बिल्किंसनगंज या किशुनपुर जो है वो किसका पुराना नाम है? फटाफट आप लोग कमेंट करने का प्रयास करेंगे। आपके कमेंट्स में देख रहा हूं और आप लोग बिल्कुल सही आंसर जो है दे रहे हैं, है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का जो है आ रहा है साथियों। चलिए वेरी गुड। रांची जिनका भी आंसर आ रहा है उन सभी का बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 2 का आंसर जिनका भी रांची, देखो रांची का पुराना नाम है ना, रांची का जो पुराना नाम है इसको पहले बिल्किंसनगंज भी कहा जाता था, किशुनपुर भी कहा जाता था। हालांकि रांची के आसपास ही जो नागवंश क्षेत्र था ना साथियों, नागवंश जो राज्य था, इसकी जो राजधानियां हुआ करती थी, जैसे अगर हम बात करें खुखरा की, तो ये भी रांची के आसपास की राजधानी थी। अगर हम बात करें चुटिया की, तो आज भी चुटिया नाम का जगह रांची के पास ही है, रांची में ही है। ठीक है, अगर हम बात करें सुतियांबे की, किसकी? सुतियांबे, तो सुतियांबे नाम का जगह भी रांची में ही है। तो ये सब स्थान जो राजधानी भी जो हुआ करते थे ना, वो सब भी रांची में ही थे। लेकिन ये जो रांची जो बड़ा एरिया है, इसको एक समय बिल्किंसनगंज कहा जाता था, किशुनपुर भी कहा जाता था, है ना। याद रखिएगा, अंग्रेजों के नाम पे ये नाम रखा गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है, पूर्व मध्यकाल के संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? बताइए सभी लोग। पूर्व मध्यकाल के संस्कृत साहित्य में, जी रांची के बारे में यहां डिस्कस कर रहे हैं कुछ लोग कि रांची जो है वो किन किन जिलों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ये डिस्कशन हो रहा है।
तो आप लोग मुझे एक बार बताने का प्रयास करें कि रांची जिले का बॉर्डर, क्योंकि भाई राजधानी है ना रांची जिले के अंदर, है ना, रांची शहर तो राजधानी है, तो आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में कि मान लीजिए ये रांची है, मान लीजिए रांची है, तो इसका बॉर्डर किसके किसके साथ लगा हुआ है? निश्चित ही इसका बॉर्डर खूंटी के साथ लगा हुआ है, ठीक। इसका बॉर्डर सरायकेला खरसावां के साथ भी लगा हुआ है ना, सरायकेला खरसावां के साथ लगा हुआ है। ओके, रांची का बॉर्डर आपका रामगढ़ के साथ भी लगा हुआ है, रांची का बॉर्डर पश्चिम बंगाल के साथ भी लगा हुआ है, रांची का बॉर्डर हजारीबाग के साथ भी लगा हुआ है, ठीक है। रांची का बॉर्डर जो है आपका लोहरदगा के साथ भी लगा हुआ है, ठीक है। और बताओ किसके किसके साथ लगा हुआ है? रांची का बॉर्डर आपका, क्या रांची का बॉर्डर पश्चिमी सिंहभूम से लगा हुआ है? एक बार कमेंट कीजिएगा आप लोग, सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, क्या रांची का बॉर्डर पश्चिमी सिंहभूम के साथ भी लगा हुआ है दोस्तों? सरायकेला खरसावां से तो लगा है भाई, है ना, गुमला से भी लगा हुआ है, लातेहार से भी लगा हुआ है, बिल्कुल गुमला लातेहार से भी लगा हुआ है ना, इधर आपका गुमला से भी लगा हुआ है, आपका यहां पर लातेहार से भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना आप सभी को कि ये इतने सारे जिलों से और एक राज्य पश्चिम बंगाल के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है, ठीक। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूर्व मध्यकाल के संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? झारखंड के नामकरण से संबंधित मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं, सारे किस कब कब झारखंड क्षेत्र को क्या क्या कहा गया, ये सारी डिस्कस हो चुकी है, और मैं बार बार इस तरह के सवाल आप सभी के बीच ला रहा हूं, है ना। तो आप लोग मुझे बताइए कि पूर्व मध्यकाल के संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? कलिंग देश, कुकुट प्रदेश, किकट देश या फिर झारखंड? ठीक है, बताओ। सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग लाइक भी कर देंगे। एक बार सेशन पसंद आता है तो एक एक बार लाइक कर दीजिएगा सारे दोस्त। चलिए लगभग सभी लोग यहां पर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं सवाल नंबर 3 का, और ए आंसर जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है भाई। पूर्व मध्यकाल का जो संस्कृत साहित्य वगैरह जो था, इसमें झारखंड को कलिंद देश कहा गया है। क्या कहा गया है? कलिंद देश कहा गया है, ठीक है। अब एक बार आप लोग माइंड में रिवाइज कर लो कि किस किस में क्या क्या कहा गया है। जैसे महाभारत में क्या कहा गया है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया है ना, वायु पुराण में क्या कहा गया है, विष्णु पुराण में क्या कहा गया है। तो विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? मुंड कहा गया है। वायु पुराण में क्या कहा गया है? मुरंड कहा गया है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया है? मुरुंड कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है? पुंड या पुंड्र कहा गया है, ठीक है। तो ये पूरा रिकॉल कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ हम दे देते हैं, इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। ये पीडीएफ आपको मिलेगा प्रकाश, झारखंड जीके बाय प्रकाश सर नाम का टेलीग्राम चैनल है। लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा होगा, चैट बॉक्स में देखिए ब्लू कलर का वहां दिख रहा होगा लिंक, झारखंड जीके टेलीग्राम चैनल, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इसका वीडियो और जो पीडीएफ है सब कुछ मिल जाता है, और पीडीएफ के लास्ट में आंसर रहता है ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। बहुत लोग बोलते हैं ना सर आंसर नीचे ही दे दीजिए, क्वेश्चन के जस्ट नीचे। रटवाना नहीं है आपको प्रैक्टिस कराना। आप खुद से एक बार लगाइए, अंत में आंसर को मिलाइए, ठीक है, और वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए सही है सबका। अगला, सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना किसने की थी? देखो दोस्तों, पहली शाखा की स्थापना के बारे में एक जो मॉडल सेट था उसमें मैं क्वेश्चन डाला था। आज का जो है उसमें दूसरी शाखा का संस्थापक पूछा गया है, ठीक है। सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक का नाम बताइए। सबसे पहले आप लोग बताइए कि पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? पहली शाखा
के संस्थापक का नाम और दूसरी शाखा के संस्थापक का नाम। ठीक है, पहली शाखा के संस्थापक कौन थे भाई और दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे? तो देखो ऑप्शन बड़ा कंफ्यूज करता है भाई। पहली शाखा में देखिए दो नाम एक जैसा है, एक कांसीराम सिंह है, काशीनाथ सिंह है, इसमें जरा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। उसी तरह दूसरी शाखा में दो इस तरह का नाम है, एक दर्पनाथ सिंह है, दर्पनारायण सिंह है। ठीक है, तो क्या होगा बताइए? नहीं भाई, कांसीराम नहीं होगा, वो तो पहली, हाँ पहली शाखा का बता रहे हैं ना आप लोग, लग रहा है आप लोग क्या बता रहे हैं, पहली शाखा का बता रहे हैं। देखो दूसरी शाखा का जो होगा ना, दर्पनारायण सिंह, ये जो है दूसरी शाखा के संस्थापक हैं दर्पनारायण सिंह, और काशीनाथ सिंह होगा, है ना। काशीनाथ सिंह जो थे वो पहली शाखा के संस्थापक थे या काशीराम सिंह होगा बताइए? कंफ्यूज मत हो भाई, काशीनाथ पहली शाखा के होंगे और दर्प नारायण जो होंगे दूसरी शाखा के होंगे। कंफ्यूज कर गए लगभग लोग, नाम एक जैसा है ना, नाम एक जैसा है तो इसमें लोग कंफ्यूज कर ही जाते हैं। दर्प नारायण और दर्पनाथ दे दिया है कि नहीं? चलिए मैं क्लियर कर देता हूं आप लोगों को, पूरा क्लियर कर देता हूं, क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं वो मैं कर देता हूं आप लोग को। देखिए पहली शाखा का पूछेगा तो काशीनाथ सिंह है, पहली शाखा के कौन है? काशी नाथ सिंह, नाथ लगा हुआ है, ठीक है। और दूसरी शाखा के कौन है? तो दर्प नारायण सिंह, नॉट दर्पनाथ सिंह, समझे? दूसरी शाखा के, इसमें नारायण लगा हुआ है, इसमें नाथ लगा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, सभी लोग याद रखेंगे। सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक का नाम क्या था? काशीनाथ सिंह था। हालांकि काशीराम सिंह भी एक राजा था, लेकिन वो दूसरी शाखा का राजा था। क्लियर हो गया सभी को? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल आप सभी के स्क्रीन पर यह रहा है, नागवंश का कौन सा ऐसा शासक हुआ जिसका मुगल बादशाह औरंगजेब के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण थे, मतलब बेहतर संबंध थे। औरंगजेब के साथ नागवंशी शासक जिसका बहुत बढ़िया संबंध था, संबंध सौहार्दपूर्ण संबंध था, वो कौन था? मधुकरण शाह, दुर्जन साल, रघुनाथ शाह या फिर राम शाह? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आप लोगों को इसका आंसर जो है बताना है, ठीक है। चलिए सभी लोग आंसर बताइएगा। क्या होगा दोस्तों? इसका नाम है राम शाह, ठीक। इसका नाम क्या है? राम शाह का संबंध जो है औरंगजेब के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण संबंध हुआ करता था, नागवंशी शासक राम शाह का, ठीक है। अच्छा रघुनाथ शाह के बारे में क्या क्या जानते हो आप लोग? आप लोग रघुनाथ शाह के बारे में क्या क्या जानते हो? कुछ जानते हो तो बता दो, एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से, बताओ जल्दी से। रघुनाथ शाह जो है मदन मोहन मंदिर किसने बनवाया? मदन मोहन मंदिर किसने बनवाया भाई? राम सीता मंदिर किसने बनवाया? मदन मोहन मंदिर कहां पर है भाई? मदन मोहन मंदिर कहां है? बोड़िया में, है ना। और राम सीता मंदिर जो है वो है चुटिया में, रांची के चुटिया में राम सीता मंदिर का निर्माण रघुनाथ शाह ने ही करवाया था। और बोड़िया में, रांची के बोड़िया में मदन मोहन जो राधे कृष्ण की मंदिर है उसका भी निर्माण रघुनाथ शाह ने करवाया था। तो रघुनाथ शाह से यही एक दो सवाल पूछने के चांसेस रहते हैं। और औरंगजेब से किसका बेहतर संबंध था? तो राम शाह का था। बात अगर हम दुर्जन साल की करें तो दोईसा में राजधानी बनाना, नौरत्नगढ़ का किला बनाना, है ना, नौरत्नगढ़ का किला बनाना, उसमें झरोखा दर्शन की व्यवस्था करना, उसमें झरोखा दर्शन की व्यवस्था करना। दुर्जन साल ही वो था जो हीरा का परखी था।
दुर्जन साल ही था जिसको ग्वालियर के किले में कैद करके रखा गया था जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा, है ना। तो दुर्जन साल के बारे में याद रखना। दोइसा में इसने अपनी राजधानी बसाई थी, वहां पर नवरत्नगढ़ नाम का किला बनवाया था, झरोखा दर्शन की उसमें व्यवस्था थी, दोइसा में राजधानी बनाया था, इसको ग्वालियर के किले में 12 वर्षों तक कैद करके रखा गया था, हीरा का परखी था, इसलिए बाद में इसको छोड़ भी दिया गया था। ठीक है, तो ये सब सभी से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आप लोग चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। ये रहा आपके सामने, सालाना कर देने का वार्ता असफल होने पर कैप्टन कैमक ने किसकी सहायता से षड्यंत्रों के द्वारा रामगढ़ पर अधिकार करने में सफलता पाई, है ना। कैप्टन कैमक जो है षड्यंत्र करके रामगढ़ पर सफलता पाया था, रामगढ़ पर अधिकार जमाया था। उस षड्यंत्र में कौन शामिल था, है ना। सालाना कर ना देने वाली, सालाना कर देने की वार्ता जब असफल हो गई, तब कैप्टन कैमक ने ठाकुर तेज सिंह के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और रामगढ़ पर अधिकार कर लिया, है ना। ठाकुर तेज सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों ने, यानी कैप्टन कैमक ने एक षड्यंत्र रचा और रामगढ़ पर अधिकार जमा लिया। ठीक है, रामगढ़ पर अधिकार जमा लिया। क्लियर हो रहा है सभी को? बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? चलिए, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठाकुर तेज सिंह की सहायता से रामगढ़ पर इसने अधिकार जमा लिया था। किसने? कैप्टन कैमक ने। नेक्स्ट सवाल आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, देखो दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड से अंतिम गिरफ्तार व्यक्ति निम्न में से कौन थे? बहुत बढ़िया सवाल है ना। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, अगर हम इस आंदोलन की बात करते हैं, किसकी? भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करते हैं, पूछा क्या जा रहा है साथियों, किस आंदोलन में झारखंड से उस व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने अंतिम गिरफ्तारी दी थी। ठीक है भाई, आप लोग सभी लोग लाइक नहीं कर रहे हो भाई। एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पूजा जी, संदीप जी, राखी जी, विनीता जी, आस्था, कृष्णन, कुणाल जी, एसके जादव जी, सचिन जी, सभी से एक बार रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जल्दी से आज लाइव की संख्या को बढ़ाइए, है ना। चलिए, तो आंसर आ गया है बहुत लोगों का। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में झारखंड के भी अलग अलग जगह से प्रदर्शन हुए थे और झारखंड से भी लोगों ने बढ़ चढ़कर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। हर एक सेशन में मैं करवा रहा हूं एक एक अलग अलग तरह का सवाल। भारत छोड़ आंदोलन से भी कई सवाल मैं करवा चुका हूं। आज का सवाल में यही है कि अंतिम गिरफ्तार व्यक्ति का नाम आपको बताना है। दोस्तों, अंतिम गिरफ्तार व्यक्ति का नाम है वचस्पति त्रिपाठी, है ना। क्या नाम है? अंतिम गिरफ्तार व्यक्ति जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुए थे झारखंड क्षेत्र से, उनका नाम है, क्या नाम है? उनका नाम है वचस्पति त्रिपाठी। ये अंतिम गिरफ्तार व्यक्ति थे जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है गिरफ्तार हो गए थे। ठीक है, क्लियर है सभी का? कोई दिक्कत नहीं है होगा ना? कोई दिक्कत है क्या? चलिए, वेरी गुड। अच्छा, एक सवाल, रांची जिला स्कूल से विद्यार्थियों ने जुलूस निकालकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की थी? रांची जिला स्कूल से भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी, विद्यार्थियों ने शुरू की थी, वो कब की थी? इतना तो कंफर्म है, 1942 में किया गया था। कब, किस डेट में, ये भी आपसे कई बार पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, रांची जिला स्कूल से 14 अगस्त 1942 ईस्वी को रांची जिला स्कूल से
रांची जिला स्कूल से भारत छोड़ो आंदोलन के लिए क्या किया गया था? प्रदर्शन किया गया था। ठीक है। अंतिम गिरफ्तार व्यक्ति का नाम वचस्पति त्रिपाठी, ये अंतिम गिरफ्तार व्यक्ति थे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक सवाल और ऐड करते हैं यहां पर। पलामू के जपला से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? एक सवाल और मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं। पलामू के जपला से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसी को पता है तो कमेंट कीजिए जल्दी से। पलामू के जपला से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नाम बताना आप लोग को। क्या होगा दोस्तों? मिथिलेश कुमार सिंह उनका नाम है। क्या नाम है? मिथिलेश कुमार सिंह। ठीक है। पलामू के जपला से भी भारत छोड़ो आंदोलन की मतलब वहां पे भी किया गया था, तो उसमें नेतृत्व किसने किया था? मिथिलेश कुमार सिंह के द्वारा पलामू के जपला से नेतृत्व किया गया था। ठीक है, याद रहेगा सबको। अच्छा, देवघर से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देवघर से किसने किया था दोस्तों? ये भी पूछ देता है कई बार। तो देवघर से किए थे विनोदानंद झा। कौन किए थे? विनोदानंद झा। ठीक है, विनोदानंद झा वो व्यक्ति हैं जो एक समय बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, है ना। बिहार प्रांत के मुख्यमंत्री भी विनोदानंद झा रह चुके हैं। देवघर से इन्होंने नेतृत्व किया। पलामू के जपला से मिथिलेश कुमार सिंह ने नेतृत्व किया। अंतिम गिरफ्तार व्यक्ति का नाम क्या है? वचस्पति त्रिपाठी नाम है, जो अंतिम गिरफ्तार व्यक्ति थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड से। ठीक है। उसके अलावा एक सवाल अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दुमका में नेतृत्व किसने किया था, किसके नेतृत्व में आंदोलन वहां पर जुलूस का आयोजन हुआ था, तो दुमका में प्रेमा देवी और जामवंती देवी हो जाएगा। देवघर में तो ये हो जाएंगे, दुमका में कौन हो जाएंगे? प्रेमा देवी और जामवंती देवी ये दुमका में प्रदर्शन कर रहे थे, जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। कौन? प्रेमा देवी और जामवंती देवी। उसी तरह सिंहभूम में पूछता है तो सिंहभूम में रामानंद तिवारी हो जाएंगे। सिंहभूम में कौन हो जाएंगे? सिंहभूम में कौन हो जाएंगे? रामानंद तिवारी। तो इस प्रश्न से देखिए क्या क्या हम लोग एक बार रिकॉल कर लिए हैं कि देवघर से नेतृत्व करने वाले कौन थे? विनोदानंद झा थे। अंतिम गिरफ्तार व्यक्ति कौन थे? वचस्पति त्रिपाठी थे। दुमका से कौन नेतृत्व कर रही थी जुलूस का? प्रेमा देवी और जामवंती देवी। पलामू के जपला से कौन कर रहे थे? तो मिथिलेश कुमार सिंह कर रहे थे। ये सारी बातें आप लोग को दिमाग में रखना है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत है क्या तो बताओ। कोई दिक्कत हो रही है क्या आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, बहुत अच्छा जी। बिल्कुल, हजारीबाग से सरस्वती देवी, है ना। हजारीबाग से सरस्वती देवी, हजारीबाग से नेतृत्व कौन कर रही थी? सरस्वती देवी। एक बार पूरा रिकॉल हो गया ना इस क्वेश्चन से। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, छोटा नागपुर की किस संस्था ने छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन शीर्षक से 36 पृष्ठों की एक पुस्तिका 7 अप्रैल 1954 को जारी की थी, है ना। क्वेश्चन समझे आप लोग? छोटा नागपुर की एक संस्था थी या पार्टी बोल सकते हैं, उन्होंने छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन, ये शीर्षक का नाम था। 36 पेज का ये पुस्तिका था, है ना। 7 अप्रैल 1954 को जारी किया गया था। ये किस पार्टी या किस संस्था के द्वारा जारी किया गया था, यही आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है साथियों, चलिए बहुत अच्छे। सभी लोगों का कमेंट आ रहा है। जो सही आ रहा है, नाम है छोटा नागपुर संयुक्त संघ। ठीक है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ। छोटा नागपुर संयुक्त संघ ने ही ये 36 पेज की एक पुस्तिका लॉन्च किया था 7 अप्रैल 1954 को,
टाइटल था उसका छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन, मतलब छोटा नागपुर को अलग करना ही एकमात्र विकल्प है, एकमात्र प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब एक सवाल यहां से बनता है कि जो छोटा नागपुर संयुक्त संघ है, इसके अध्यक्ष किनको बनाया गया था? इसका अध्यक्ष किनको बनाया गया था? इसका अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों सुखदेव सिंह को। किनको बनाया गया था? सुखदेव सिंह को बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष किनको बनाया गया था? सुखदेव सिंह को बनाया गया था। इन्होंने ही 36 पेज की द छोटा नागपुर सेपरेशन द ओनली सॉल्यूशन नाम की पुस्तिका 7 अप्रैल 1954 को लॉन्च किया था, जारी किया था। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के बारे में क्या सही है ना? यहां स्टेटमेंट दिया हुआ है, आप लोग को स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही आपको लग रहा है ना? चलिए पढ़िए, मैं साइड हो जाता हूं, अच्छे से पढ़िए क्योंकि पूरा बोर्ड में लिखा हुआ है। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन भी दबाते जाइएगा सारे लोग। 300 लोग जुड़े हुए हैं लाइव सेशन में। मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा आज इस संख्या को 400 के पार पहुंचाइए, है ना, कम से कम। चलिए, वेरी गुड। देखो भाई, लिखा हुआ है, पढ़िए इसको। 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को पृथक झारखंड राज्य के गठन हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को स्वीकृत किया गया। ठीक है, 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा से, 11 अगस्त 2000 ईस्वी को राज्यसभा से यह पारित हुआ। 25 अगस्त 2000 ईस्वी को इस विधेयक को राष्ट्रपति के.आर. नारायण के द्वारा अपनी मंजूरी प्रदान कर दी गई। भाई, झारखंड निर्माण के लिए यह विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को पता होना चाहिए कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 इसका नाम है, जिस विधेयक के द्वारा झारखंड देश का 28वां राज्य बनकर के अलग हुआ बिहार से। उस विधेयक का नाम है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक। क्या नाम है साथियों? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक नाम है। 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को पृथक झारखंड राज्य के गठन के लिए 25 अप्रैल का डेट है किसका? बिहार राज्य का, है ना। 25 अप्रैल को कहां से दोस्तों? बिहार राज्य से। आप लोग को मैं बता दे रहा हूं यहां पर, देखिए विधेयक का नाम क्या है? बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक। ठीक है, 25 अप्रैल का जो डेट है 2000 ईस्वी का, बिहार विधानसभा से पारित हुआ। ठीक है, 2 अगस्त का जो डेट है 2000 ईस्वी का, लोकसभा से पारित हुआ। ठीक है, 11 अगस्त का जो डेट है 2000 ईस्वी का, राज्यसभा से पारित हुआ। ठीक है, और 25 अगस्त को राष्ट्रपति का मुहर लग गया। राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायणन। ठीक है, मुख्यमंत्री उस समय कौन थी? उस समय मुख्यमंत्री बिहार की कौन थी भाई? राबड़ी देवी। ठीक, राज्यपाल कौन थे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार विधानसभा से ही पारित हुआ था ना। राज्यपाल कौन थे? कमेंट कीजिए, बिहार के उस समय राज्यपाल कौन थे? चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? डी आंसर हो जाएगा। जल्दी से कमेंट कीजिए राज्यपाल कौन थे। नेक्स्ट सवाल लेते हैं जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप सभी दोस्तों को बता दूं जो लोग लाइव जुड़े हैं, इस वीडियो की पीडीएफ और इसके पहले जो सीरीज चल रही है मॉडल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8,
सबकी पीडीएफ आपको अरेंज वे में मिल जाएगी। कहां पर? झारखंड जीके बाय प्रकाश सर नाम का टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक दी हुई है चैट बॉक्स में। देखिए चैट बॉक्स में एक लिंक दिख रहा होगा, 2 टेलीग्राम चैनल का लिंक दिख रहा होगा, है ना। चलिए सर जी, राज्यसभा से वीडियो बनाए ना सर। ठीक है, बनाएंगे, टेंशन ना लीजिए, सब होगा। अभी थोड़ा सिलेबस में बिजी हैं, सिलेबस खत्म कर रहे हैं जेएसएससी का। चलिए तो इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। चलिए आंसर भी आ चुका है। उस समय वीसी पांडे जो थे वो वहां के राज्यपाल थे, है ना। वीसी पांडे उस समय वहां के बिहार के राज्यपाल थे। निम्न में पाइकान जमीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पाइकान जमीन किसको बोलते थे जी? जो राजा के अधीन जो जमीन होता था, जो जमींदारों को दे करके राजा रखते थे, उनको उसको बोलते थे क्या? एक ऑप्शन में दिया सिपाही के वेतन के बदले जो दी जाने वाली जमीन थी उसको बोलते थे। गैर झारखंडियों को झारखंड में बसाने के लिए जमींदारों के द्वारा दी जाने वाली जमीन को बोलते थे। किनमें से सभी सही है? पाइकान जमीन किसको कहा जाता था, ये आप सभी को यहां पर पूछा जा रहा है। चलिए जितवाहन जी, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी का, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि सिपाही के वेतन के बदले जो जमीन दी जाती थी, इसको बोला जाता था पाइकान। ठीक है, सिपाही के वेतन के बदले पैसा नहीं मिलता था। पहले क्या मिलता था? पहले सिपाही के वेतन के बदले जमीन मिलता था। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता था? पाइकान बोला जाता था। क्या बोलते थे साथियों? पाइकान बोलते थे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्यों बोलते थे भाई पाइकान, है ना। सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो सिपाही थे ना, सिपाही को बोला जाता था पाइक। सिपाही को क्या बोलते थे? सिपाही को पाइक बोलते थे। इसीलिए इसको दी जाने वाली जमीन को क्या बोलते थे? पाइकान बोलते थे। आई बात समझ में सभी को? अगला देख लो भाई, निम्न में से किसने संथाल परगना में देशोद्धारक दल का गठन किया? निम्न में से किसने संथाल परगना में देशोद्धारक दल का गठन किया था? सभी लोग कमेंट करेंगे। अभी नहीं मिलता है जी लक्ष्मी कुमारी, अभी थोड़ी मिलता है, अभी तो सबको पैसा मिलता है ना जी। हाँ जी जल्दी कमेंट करो, टाइम ओवर हो रहा है ना, बहुत धीरे धीरे करा रहे हैं। चलिए बताइए। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी का, लाल हेम्ब्रम, है ना। कौन से आंदोलन के प्रणेता थे? संथाल परगना में देशोद्धारक दल का इन्होंने गठन किया था। लाल हेम्ब्रम कौन सा आंदोलन के नेतृत्व करता थे? कमेंट कर दीजिए सभी लोग। लाल हेम्ब्रम जो है वो कौन से आंदोलन के नेतृत्व करता थे? सभी लोग कमेंट कीजिए। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार दो तरह से देखा जाता है शुभम जी। एक, झारखंड की लोगों की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? तो लोगों की बात करेगा तो निश्चित तौर पर कृषि पर निर्भर है। लेकिन झारखंड सरकार की जो आमदनी होती है ना, झारखंड सरकार की जो अर्थव्यवस्था है वो खनिजों पे निर्भर है, खनिज उद्योग वगैरह पे निर्भर है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। सफा होड़ आंदोलन के नेतृत्व करता थे कौन? लाल हेम्ब्रम। अगला सवाल देखिएगा, बिरसा ने अपने अनुयायियों को तीर और तलवार चलाने के लिए प्रशिक्षण का कार्य किसे सौंपा? है ना, बिरसा मुंडा अपने पास एक ट्रेनर रखते थे, कोच रखते थे, जो कि लोगों को तीर और तलवार चलाने के लिए सिखाया करते थे। ठीक है, नाम बताइए सभी लोग, क्या नाम था उनका? आनंद पांडे तो गुरु हो गए ना जी। बिरसा ने अपने साथ एक ट्रेनर या कोच रखा था जो कि तलवार चलाने की शिक्षा देते थे साथियों। क्या नाम था उनका? बिल्कुल सही आंसर आ रहा आप सभी का,
गया मुंडा, है ना, गया मुंडा प्रशिक्षक के तौर पर काम करते थे, जो कि लोगों को तीर और तलवार चलाने के लिए सिखाते थे। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है ना, यहां पर जनसंख्या दिया हुआ है मिलियन में, तो थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दीजिएगा, तो आप लोग गड़बड़ मत कीजिएगा। कितना मिलियन है झारखंड का पॉपुलेशन? करोड़ में तो सबको पता है, मिलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कन्वर्ट करके बता दीजिए सभी लोग, जी बताइए क्या होगा। चलिए वेरी गुड, सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं भाई। देखो 32.98 मिलियन, 3 करोड़ 29 लाख करके है ना 3 करोड़ 29 लाख। अगर 3 करोड़ की बात कीजिएगा ना, तो 3 करोड़ 29 लाख को 32 मिलियन बोल सकते हैं, मतलब 3 करोड़ के पार रहेगा तो 30 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। 3 करोड़ 20 लाख है तो 32 मिलियन हो जाएगा, समझ रहे ना, क्योंकि 10 लाख का क्या होता है, 1 मिलियन होता है, तो ऐसे याद रखिएगा 10 लाख का होता है 1 मिलियन, तो 1 करोड़ का कितना हो गया, 1 करोड़ का हो गया 10 मिलियन, 3 करोड़ का कितना हो गया, 3 करोड़ का हो गया 30 मिलियन, 3 करोड़ 20 लाख का कितना हो गया 32 मिलियन। चूंकि 3 करोड़ 29 लाख है, 3 करोड़ 30 लाख अगर होता, लगभग आप कह सकते हैं इसको 33 मिलियन के आसपास, समझ रहे ना, लगभग अप्रोक्स में अगर आप बोलिएगा, अप्रोक्स में झारखंड का जो पॉपुलेशन है वो 33 मिलियन है ना। अगर नेक्स्ट जो आएगा सेंसस, उसमें निश्चित तौर पर ये बढ़ करके 33 मिलियन प्लस हो जाएगा। अगला देखिए, पारसनाथ पहाड़ी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ठीक है, मैंने आपको बताया है दोस्तों, झारखंड में एक है निचला हजारीबाग का पठार, और एक है ऊपरी हजारीबाग का पठार। इन दोनों को अलग कौन करता है? तो दामोदर नदी है। निचली हजारीबाग का पठार और ऊपरी हजारीबाग के पठार को अलग कौन करता है? दामोदर नदी अलग करता है। इसी के 10 ऊपरी हजारीबाग के पठार के नीचे क्या है? रांची का पठार, रांची का पठार। और रांची के पठार के पश्चिम में क्या है भाई? तो पाट क्षेत्र है। क्या है? पाट क्षेत्र। इस तरह से भूभाग बटे हुए हैं साथियों। जो पारसनाथ है ना, वो निचले हजारीबाग के पठार में आता है। रांची का पठार, पाट क्षेत्र, ऊपरी हजारीबाग का पठार, इससे भी नीचा है वो, क्या? निचले हजारीबाग का पठार। उसी में सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है। औसतम इसकी ऊंचाई, निचले हजारीबाग का पठार की ऊंचाई जो है वो ऊपरी हजारीबाग के पठार से भी कम है, रांची के पठार से भी कम है, और पाट क्षेत्र से तो कम है ही, सबसे कम है। लेकिन सबसे ऊंचा वाला पठार जो है ना, वो उसी पर है, पारसनाथ। और पारसनाथ जो है, पूछा जा रहा किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है, तो आप लोगों को याद रखना है साथियों, पारसनाथ जो है वो पायरोक्सिन ग्रेनाइट चट्टान से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पायरोक्सिन ग्रेनाइट चट्टान से बना हुआ है। पारसनाथ के बारे में एक बात तो यहां क्लियर हो गया, किस में पड़ता है? निचले हजारीबाग के पठार में पड़ता है। जैन धर्म का मक्का कहलाता है। जैन धर्म के 24 तीर्थकर हुए, उसमें से 20 तीर्थकरों ने निर्वाण प्राप्त यहीं पर किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फल्गु नदी के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है। इसकी सहायक नदी निरंजना और मोहना है। इसका मुहाना सोन नदी में है। अंतः सलीला इसका उपनाम है। यहां पर आपको गलत कथन की पहचान करना है, ठीक है। पढ़िए, कथन वाला क्वेश्चन है भाई,
मोर देन वन को आंसर जो होता है ना, कथन वाला क्वेश्चन है, गलत कथन की पहचान करिए, इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। चलिए, वेरी गुड, सभी लोग सही आंसर इसका दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग इसका करेक्ट आंसर ही दीजिएगा। गड़बड़ 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 कर दिया आप लोग। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। इसमें गलत कौन सा है? सोन नदी में मुहाना नहीं बनाता है। किसमें बनाता है मुहाना? गंगा के ताल क्षेत्र में। ठीक है, फल्गु का मुहाना कहां बनता है? गंगा के ताल क्षेत्र में। गंगा के ताल क्षेत्र में इसका मुहाना है साथियों, तो ये वाला गलत होगा, बाकी सब सही है। फल्गु नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से होता है। फल्गु नदी की सहायक नदी जो है निरंजना और मोहना है। ठीक है, अंतः सलीला जो है वो फल्गु नदी का ही उपनाम है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। रॉन्ग छांटना था आपको, राइट नहीं, राइट तो इसमें 3 है। अगला देखिए, बलचौरा जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर स्थित है? बलचौरा जलप्रपात जो है वो झारखंड के किस नदी पर स्थित है? सभी लोग कमेंट करेंगे, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी, उद्गम सिर्फ झारखंड में होता है, ठीक, बिल्कुल। करनी से हम नहीं है जी, करनी के बगल इटखोरी से हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं सर आप करनी से हैं। देखो भाई, कनहर नदी का नाम सुन रखे होंगे आप लोग, है ना? कनहर नदी जो है ये सरगुजा से आती है। सरगुजा छत्तीसगढ़ से आती है ये नदी, झारखंड में प्रवेश करती है और झारखंड से फिर यूपी में चली जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, गढ़वा झारखंड में सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट में नदी बहती है, कनहर नदी, और उसी कनहर नदी पर बलचौरा जलप्रपात है। एक और जलप्रपात है कनहर नदी पर, कोई बता सकते तो कमेंट कीजिए। कनहर नदी पर बलचौरा जलप्रपात के अलावा एक और जलप्रपात है, कितने लोगों को पता है कमेंट करके बताइए जी। कनहर नदी पर बलचौरा जलप्रपात के अलावा एक और जलप्रपात है, किसी को पता हो तो कमेंट कर दीजिए। सोन की सहायक नदी है ये, है ना? कनहर नदी जो है वो सोन की सहायक नदी है, सरगुजा से निकल करके आती है, गढ़वा में भंडरिया प्रखंड में झारखंड में प्रवेश करती है, रंका प्रखंड होते हुए धुर्की प्रखंड से पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, चलिए, कमेंट आ रहा होगा, सुखल दरी, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। बलचौरा, बलचौरा जलप्रपात और सुखल दरी जलप्रपात, ये दोनों किस पर है? कनहर नदी। ठीक है, बलचौरा जलप्रपात और सुखल दरी जलप्रपात, दोनों जलप्रपात किस किस नदी पर स्थित है? सुखल दरी और बलचौरा दोनों हैं कनहर नदी पर, याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है साथियों, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है, झारखंड के अभ्यारण्यों उसके स्थापना वर्ष को सही मिलान करें। पलामू दिया है 76, हजारीबाग दिया 78, महुआ डांड दिया है 76 और दालमा अभ्यारण्य दिया है 78। ठीक है, आपको क्या बताना है? सही मिलान करना। कौन कौन सा इसमें सही है दोस्त? कौन कौन सा इसमें सही है दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। सभी को मैं बार बार बता दे रहा हूं, इसका पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है। किस चैनल पे?
तो झारखंड जीके बाय प्रकाश सर नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, वेरी गुड। सभी लोग का आंसर आ रहा है भाई, ए और सी सही है। तो बी और डी में क्या गड़बड़ी है? बी और डी में वही गड़बड़ी है कि ये भी 1976 हो जाएगा, ये भी 1976 हो जाएगा, यानी कि यहां पर जितना भी दिया हुआ है वो सभी 1976 वाला है। ठीक है साथियों, तो यहां पर ए और सी सही है, बाकी गलत था, लेकिन उसको भी सही कर दिया गया। अगला देखिए, नेक्स्ट सवाल आप सभी के सामने। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत के दृष्टिकोण से किस जिला में है, कहां है? अनुसूचित जाति न्यूनतम पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है साथियों, फटाफट सारे लोग कमेंट कर देंगे। प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम अनुसूचित जाति किस जिले में है 2011 की जनगणना के अनुसार? क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कीजिएगा सभी लोग। चलिए, कुछ लोग देखो, एक दो तरह के सवाल आते हैं। अरे भाई, ऑप्शन में कोडरमा भी है, ऑप्शन में पाकुड़ भी है, ऑप्शन में आपका कोडरमा भी है, पाकुड़ भी है, लोहरदगा भी है। कंफ्यूजन हो रहा है सबको। क्या होगा? शेड्यूल कास्ट प्रतिशत के आधार पर पूछ रहा है। देखो, जनसंख्या के आधार पर देखो, शेड्यूल ट्राइब की बात अगर हम करते तो हो जाता कोडरमा, है ना, चाहे वो प्रतिशत के आधार पर भी या फिर जनसंख्या के आधार पर भी। लेकिन यहां पर आपको शेड्यूल ट्राइब पूछा जा रहा है। अगर न्यूनतम पूछा जा रहा है, यहां पर अधिकतम तो नहीं पूछा जा रहा है। अच्छा, अनुसूचित जाति पूछा जा रहा है, वो भी न्यूनतम। इसका जो आंसर होगा साथियों, पाकुड़ हो जाएगा। प्रतिशत के आधार पर जो होगा, पाकुड़ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पाकुड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जनसंख्या के आधार पर पूछता कि सबसे कम शेड्यूल्ड कास्ट कहां पर है, शेड्यूल कास्ट सबसे कम कहां पर है, तो होता लोहरदगा। ठीक है, लोहरदगा नहीं होगा, पाकुड़ होगा। एक बार कंफर्म कीजिए, कंफ्यूजन दूर कीजिए। हाँ, कंफ्यूजन दूर करने का प्रयास कीजिए। लोहरदगा किसमें होगा? जनसंख्या के मामले में होगा ना। संथालों के मुख्य ग्राम देवता कौन है जिनका निवास स्थान जाहिर थान कहलाता है? बताइए साथियों। संथालों के मुख्य ग्राम देवता कौन है जिनका निवास स्थान जाहिर थान कहलाता है? तो संथालों के कई सारे देवता हैं दोस्तों, उसमें जाहिर एरा एक ऐसे देवता हैं जिनका निवास स्थान जाहिर थान कहलाता है। अगर हम संथालों की बात करें तो संथाल जनजाति का झारखंड में सबसे पवित्र तीर्थ स्थल जो पड़ता है, बोकारो जिले में पड़ता है। ठीक है, बोकारो जिले में लुग्गू बुरु पहाड़ी, लुग्गू बुरु पहाड़ी, लुग्गू बुरु घंटाबड़ी धोरोमगढ़ उसका नाम है। उस तीर्थ स्थल का क्या नाम है? लुग्गू बुरु घंटाबड़ी धोरोमगढ़ नाम है उसका, पड़ता है वहां पर, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा बिरहोर जनजाति का युवा गिरी कहलाता है? बताइए कौन सा होगा? युवा गिरी हम अलग से झारखंड की जनजाति का मैंने पूरा यूट्यूब पे क्लास दिया दोस्तों, थ्योरी क्लास, पूरा एक एक करके सारी 3200 जनजाति मैंने पढ़ा दिया यूट्यूब पर। और लास्ट में मैंने ऑब्जेक्टिव भी करा दिया है। एक मैंने वीडियो बनाया है, एक लाइव क्लास मैंने दिया था जिसमें झारखंड की जनजातियों का निचोड़ था। उस वीडियो को भी लगभग 60,000 लोग देख चुके हैं।
सारी 3200 जनजाति के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उस एक वीडियो में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर वो वीडियो देखे रहते सवाल का आंसर तुरंत दे देते। इसका आंसर होगा दोस्तों इनमें से सभी। गत्योरा, गितिजोरी, गितियोड़ा, ये सभी कहलाता है बिरहोर जनजाति का युवा गृह। तो जो भी हमारे मित्र इसका डी आंसर करेंगे उन सभी का सही हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर करेक्ट है साथियों। बाकी बिरहोर जनजाति का जो निवास स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? टंडा बोलते हैं। बिरहोर एक आदिम टाइप की जनजाति है ना, आदिम जनजाति की श्रेणी में आती, टंडा बोलते हैं। इनका पंचायत भी टंडा कहलाता है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस प्रकार की संस्था है? झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है ना, किस प्रकार की संस्था है? अर्ध न्यायिक संस्था है, क्या फिर एडवाइजरी टाइप का है, सलाहकारी संस्था है, नियामक संस्था है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? है ना, तो झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है एक नियामक संस्था है। याद रखिएगा, कैसी संस्था है? नियामक संस्था। निम्न में से किन जिलों को मिलाकर झारखंड के कुल धान के लगभग 50% का उत्पादन होता है? 4 ही जिला ऐसा है दोस्तों जो झारखंड में टोटल जितना धान का उत्पादन होता है ना, उसका आधा धान तो अकेले 4 जिला मिलकर कर देता है। ठीक है, तो सिंहभूम तो उसमें शामिल होगा ही, क्या सबसे ज्यादा उत्पादन तो सिंहभूम ही करता है ना दोस्त। तो बताइए सभी लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? क्या होगा? देखो, सिंहभूम, रांची, गुमला और दुमका ये 4 जिला मिलकर के झारखंड के कुल धान उत्पादन का 50% उत्पादन कर देते हैं, है ना। एक यहां रांची और दुमका शामिल है। याद रखने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। रांची में राजधानी है और दुमका जिले में उपराजधानी है, तो ये दोनों जिला शामिल है। सिंहभूम में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन तो जानते हैं आप लोग, है ना। रांची के बगल का जिला गुमला, जहां पर कुएं से सबसे ज्यादा खेती होती है। ठीक है, तो ये 4 जिला मिलकर के टोटल धान उत्पादन का 50% अकेले उपजा देते हैं। निम्न में से किस जल विद्युत केंद्र को धनबाद एवं पुरुलिया की सीमा पर स्थापित किया गया है? ठीक है, धनबाद जो कि झारखंड में है, पुरुलिया जो कि पश्चिम बंगाल में है, उसी की सीमा पर मौजूद है क्या? एक जल विद्युत केंद्र। क्या मौजूद है? एक हाइडल पावर सेंटर। ठीक है, तो बताइए कौन सा जल विद्युत केंद्र है जो कि धनबाद और पुरुलिया के बॉर्डर पर स्थित है? सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग एक बार वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों से एक फर्ज की मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग एक एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप वीडियो देखते हैं, अगर आपको फायदा होता है तो निश्चित तौर पर आप लाइक जरूर करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए आंसर भी आ गया है सभी लोगों का। इस प्रश्न का सही आंसर कर रहे हैं सभी लोग। पंचेत जल विद्युत केंद्र जो आपको मिलेगा, ये मिलेगा धनबाद और पुरुलिया के बॉर्डर पर। ठीक है, कहां? धनबाद और पुरुलिया के बॉर्डर पर। टीन एक प्रकार का धात्विक खनिज है। कैसा खनिज है? धात्विक खनिज है, जो झारखंड के किन जिलों में पाया जाता है? खनिजों को पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके मैप में एक दिन हम बता देंगे। ठीक है, मैप में खनिजों को डिस्ट्रीब्यूट करके बता देंगे, उससे आप लोग का क्लियर हो जाएगा पूरा। टीन एक धात्विक खनिज है, कहां मिलेगा दोस्तों ये टीन? तो टीन जो है ये मिलेगा रांची और हजारीबाग में। ठीक है, कहां पाया जाता है? रांची और हजारीबाग में पाया जाता है। हालांकि लोहा जो पाया जाता है, लोहा का जो अयस्क पाया जाता है, वो सिंहभूम में पाया जाता है, पश्चिमी सिंहभूम में, है ना। लोहा का अयस्क पश्चिमी सिंहभूम में मिलेगा। मैंगनीज वगैरह भी उधर ही मिल जाएगा, है ना। गोंडवाना क्षेत्र जो धनबाद, झरिया, रामगढ़ का एरिया, उधर कोयला मिल जाएगा, है ना। ग्रेफाइट वगैरह जो है, चूना पत्थर मिल जाएगा आपका पलामू गढ़वा साइड में। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके याद रखिएगा। रांची और हजारीबाग टीन खनिज, जो धात्विक खनिज टीन है ना, उसके उत्पादन के लिए है। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सी इंजीनियरिंग इकाइयां
जमशेदपुर की नहीं है। रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप, टाटा रॉबिन्स फ्रेजर लिमिटेड, एशियन रिफ्रैक्टिव्स लिमिटेड, टाटा योडो गोवा लिमिटेड। ठीक है, तो दोस्तों रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप भी वही है, जमशेदपुर में है। टाटा रॉबिन्स भी जमशेदपुर में है। ये वाला जो है ना आपको, ये मिलेगा आपको बोकारो में। ठीक है, कहां मिलेगा? बोकारो में। तो याद रखिएगा बोकारो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, काफी सारी वहां पे भी इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी स्टील प्लांट के अलावा भी, है ना। तो एशियन रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड पूछ देगा डायरेक्टली कभी क्वेश्चन, तो याद रखिएगा एशियन रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड कहां है? बोकारो में है ना। वेदांता ग्रुप का भी स्टील प्लांट आपको कहां मिलेगा? वेदांता ग्रुप का भी स्टील प्लांट कहां मिलेगा? वो भी आपको बोकारो में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिएगा, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने नए आंगनबाड़ी भवन निर्माण का प्रस्ताव है ना। बजट जो आया है ना, उसमें घोषणा की गई है कि नया आंगनबाड़ी भवन बनाएंगे। उसका संख्या कितना है ये आप लोग बताइए जल्दी से, कितना होगा? तो सरकार ने घोषणा की है कि 800 नए आंगनबाड़ी भवन वित्तीय वर्ष 2023-24 में बनाए जाएंगे। उसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? फटाफट कमेंट कीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे जो इस बार आया है उसमें नीति आयोग के द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 आया था, उसमें झारखंड का रैंक पूछा जा रहा है। तो झारखंड को इसमें कौन सा रैंक मिला था? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में 10वां स्थान। पूरे देश में झारखंड को कौन सा स्थान मिला? तो 10वां स्थान मिला। तो डी आंसर इसका जिनका भी आ रहा है उन सभी का करेक्ट है। ठीक है साथियों, अगला सवाल देखिएगा, राज्य निर्माण के समय प्रखंडों की संख्या कितनी थी? है ना, राज्य जिस समय बना था उस समय प्रखंडों की संख्या भी 263 हो गया ना। जिस समय राज्य बना था उस समय के प्रखंडों की संख्या आपको यहां पर पूछा जा रहा है। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ लोग 233 लिख रहे हैं, कुछ लोग कुछ लिख रहे हैं। बताइए जल्दी से। देखो भाई, राज्य जिस समय 2000 में बना था ना उस समय झारखंड में प्रखंडों की संख्या 210 थी। ठीक है, कितनी थी? 210 थी। याद रखिएगा सभी लोग, 4 ही प्रमंडल था उस टाइम। डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में गांव में जब किसी परिवार को अशुद्ध करार दिया जाता है तब उसके शुद्धिकरण करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? बताइए। उसका शुद्धिकरण जो करता है उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। चलिए, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा करटाहा। क्या कहा जाता है उसका शुद्धिकरण करने वाले को? अशुद्ध व्यक्ति को शुद्ध करने वाला जो होता है उसको करटाहा कहते हैं। दसशीष महादेव मंदिर निम्न में से किस नदी के समीप स्थित है? बताइए सारे लोग बताइए। दसशीष महादेव मंदिर किस नदी के निकट स्थित है? दसशीष महादेव मंदिर किस नदी के निकट या किस नदी के किनारे तट पर स्थित है? क्या होगा? बिल्कुल सही सोचा आपने। दसशीष महादेव मंदिर पलामू में सोन नदी के तट पर स्थित है। किसके निकट पर स्थित है? सोन नदी के पास है दसशीष महादेव मंदिर। आप सभी याद रखिएगा, दसशीष महादेव मंदिर कौन से नदी के किनारे है? तो सोन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है ना। स्त्री, इनमें से आपको बताना है कि स्त्री और पुरुष मिलकर करते हैं, सामूहिक नृत्य है। कौन सा नृत्य है? बहुत आसान सा क्वेश्चन, तुरंत बताइए आप लोग। तो स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य उसमें कौन सा है? जदुर नृत्य जो है वो स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। ठीक है साथियों, जदुर नृत्य जो है वो स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है
जो वाद्य यंत्रों में सबसे अधिक मधुर वाद्य यंत्र माना जाता है। झारखंड में एक वाद्य यंत्र है, जो जितने भी वाद्य यंत्र हैं, हालांकि ये ताल वाद्य में आता है ना, ताल वाद्य के अंतर्गत आता है। वाद्य के कई प्रकार होते हैं, मैंने पढ़ाया आप लोगों को एप्लीकेशन में। तो ताल वाद्य में आता है, इसका नाम है मांदर, जो कि मधुर वाद्य यंत्र माना जाता है झारखंड का। ठीक है, झारखंड में आयोजित मेले एवं उससे संबंधित जिलों का सही मिलान कीजिए। एक तरफ मेला दिया है, एक तरफ जिला दिया है, तो कौन सा मेला कहां लगता है, इसको आपको मिलान करना है। बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, चलिए फटाफट आंसर कीजिए। कितने लोगों को पता है इसका आंसर? सभी लोग बताइए। देखो भाई, आप लोग का आंसर मैं देखना चाहूंगा। कुछ लोग तो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। देखो, देवोत्थान मेला लगता है रांची में, बिल्कुल ये सही है। गणतंत्र दिवस मेला लगता है आपका गोड्डा जिला में। उर्स मेला लगता है आपका गुमला जिला में, बिल्कुल सही है। और मांको मारो पहाड़ मेला जो लगता है वो कहां लगता है? कोडरमा जिले में। तो ये बिल्कुल सही मिलान क्या हुआ? 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 बिल्कुल सही, सामने सामने ही लिखा हुआ आंसर में। तो आप लोग जो इतने भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है साथियों, अगला सवाल देखिएगा। नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है ना? नागपुरी, नागपुरी जिसका पुराना नाम है इस भाषा का नागपुरिया। सादरी लैंग्वेज भी इसको कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? सादरी भी कहते हैं। इसको पहले नागपुरिया कहा जाता था। ठीक है, नागपुरिया कहा जाता था। इसके पहले ज्ञात कवि का नाम जो है वो कौन है दोस्तों? बताइए सभी लोग। नागपुरी के पहले ज्ञात कवि, शत्रुघ्न नागपुरी पढ़ रहे हैं ना आप? बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? नागपुरी भाषा पढ़ रहे हैं ना आप? बिल्कुल सही सोचा आपने। जो गलत सोच रहे हैं उनको भी बता दूं। देखो भाई, शत्रुघ्न गायब हो गया क्या? नागपुरी के पहले ज्ञात कवि, चलिए वेरी गुड, रघुनाथ नृपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? नागपुरी भाषा के पहले ज्ञात कवि का क्या नाम है? रघुनाथ नृपति इनका नाम है। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखिएगा। अष्टम उरांव जिनका चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में हुआ है, किस जिले से संबंधित है ना? बताइए। अष्टम उरांव अभी चर्चा में थे बहुत, और फुटबॉल टीम में हुआ था। अभी कई लोग उस तरह के चर्चा में थे। एक मुंडा जो क्रिकेटर थे, ब्लाइंड क्रिकेट में जीत करके आए। एक अष्टम उरांव काफी चर्चा में थे। तो सभी लोग बताइए कि किस जिले से संबंधित हैं ये। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सभी का। अष्टम उरांव का संबंध गुमला जिले से, फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस खेल से संबंधित है। हाल ही में सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत अधिकतम कितने लाख तक के लोन दिए जा सकते हैं, है ना? अभी हेमंत सोरेन की सरकार ने एक योजना लाया है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, लोन लेने के लिए, बिजनेस के लिए। तो पूछा जा रहा अधिकतम कितने लाख का लोन इस योजना के तहत, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मिलेगा? तो याद रखना आप लोगों को, 15 लाख। अधिकतम कितना? अधिकतम 15 लाख तक का जो ऋण है, लोन जो है, इस योजना के तहत सरकार देगी व्यापार करने के लिए। ठीक है साथियों, क्लियर है सभी का? कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला देखो, झारखंड के विभिन्न भूकंपीय क्षेत्रों एवं उससे प्रभावित जिलों के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है बोल रहा है, ठीक है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भूकंपीय जोन 2 में 7 जिले, भूकंपीय जोन 3 में 15 जिले, भूकंपीय जोन 4 में 2 जिले, कौन सा है भाई?
सब तो सही लिखा हुआ है, ये भी सही, ये भी सही, ये यानी कि सभी युग्म सुमेलित हैं। डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर होगा? डी आंसर जिनका भी आया उन सभी का बिल्कुल सही है साथियों। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल आ गया। 24 जनवरी 2022 को झारखंड सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। दीदी बगिया योजना की सफलता को बताया। इस योजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? दीदी बगिया योजना, ठीक है, बताइए ये योजना कब शुरू किया गया था? पढ़े होंगे आप लोग करंट अफेयर की क्लास में। करंट अफेयर की जो सर क्लास लेते हैं मॉर्निंग में, राणा सर, उसमें बताए थे। इसकी शुरुआत जो हुई है कब हुई है ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। बता दीजिए सभी लोग, कितने लोगों को पता है इसका आंसर, करेक्ट आंसर? चलिए वेरी गुड। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2021। क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2021। जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखिए। 26 जनवरी 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन निम्न में से किस संस्था से पेट्रोल सब्सिडी योजना की प्रारंभ की? मतलब किस स्थान से, सॉरी, किस स्थान से पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत की है ना? कितना लीटर है जी? महीना में कितना लीटर भरा सकते हैं पेट्रोल सब्सिडी में, और कितना रुपए सब्सिडी मिल रहा है इसमें? बताइएगा जरा, क्या होगा? ये योजना शुरू हुआ दोस्तों दुमका से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है 26 जनवरी यानी पिछले साल गणतंत्र दिवस के दिन दुमका से इस योजना को प्रारंभ किए, पेट्रोल सब्सिडी योजना को। ठीक, झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? झारखंड में गरीब बाइक धारकों को प्रत्येक वर्ष 10 लीटर से अब सब्सिडी 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 की राशि उनके खाते में भेज दी जाएगी। पेट्रोल सब्सिडी योजना के प्रथम चरण में झारखंड के वैसे 20 लाख कार्ड धारियों को मिलेगा जिनके पास दोपहिया वाहन है। भाई ये सही लिखा हुआ, ये भी सही लिखा हुआ, ये गलत है ना? प्रत्येक वर्ष नहीं है, प्रत्येक महीने है ना? तो ये वाला जो ऑप्शन पहला दिया है वो गलत दिया हुआ है, इसको आप करेक्ट कर सकते हैं।